पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो आज जो हम बाल विकास में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, इसकी अवधारणा एवं सामान्य सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास है क्या, और फिर इसके सिद्धांत क्या है, और फिर हमें जरूरत क्या है इसको पढ़ने की। हम आगे जाकर टीचर बनने वाले हैं, तो हमें ये क्यों पढ़ना है, वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि क्या है। कॉमन सी बात है, हम बचपन से ही सुनते आते हैं। हम क्या सोचते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है, सेम ही चीजें हैं। हम कहते हैं कि हाँ भाई बच्चा बढ़ रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है, इसका विकास हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप वृद्धि और विकास को इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि आपका इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश में भी टॉपिक बता देती हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल्स। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, जिसको हमेशा माइंड में रखना है और रखते भी होंगे, जब भी आपने किसी भी एंट्रेंस की तैयारी की हो या ना भी की हो, तो अब माइंड में रखिएगा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण विकास। अब इस सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है, सर्वांगीण शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। सर्वांगीण का मतलब है हर दिशाओं से विकास, ना सिर्फ शारीरिक, ना सिर्फ मानसिक, ना सिर्फ कलात्मक। इसके अंदर सर्वांगीण जब हम बोल देते हैं तो सर्वांगीण शब्द का मतलब ही होता है सर्वस्व, यानी ऐसा विकास। हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऐसा विकास जिसमें व्यक्ति का सर्वस्व विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, ज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास, इसके बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में एक सीमा तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम इन दोनों शब्दों को एक ही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, वो शरीर से भी अच्छा है, अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई इसका विकास भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो डिफरेंसेस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाले हैं। देखो आगे पढ़ते हैं, जिसमें गर्भाधारण के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि और विकास क्या है, परिवर्तन है, चेंज है ना। और ये कब शुरू होता है, गर्भाधारण, जब वो गर्भ में आ जाता है, यानी जब एक व्यक्ति गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, वो तब से ही वृद्धि और विकास करने लग जाता है। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। ऑफकोर्स अभी गर्भ में है। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? असली प्रॉब्लम यह है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से सिखाया ही नहीं गया, या तो लोग गूगल तो शिक्षा इतना मायने नहीं रखेगी। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, 2-3 साल का होता है बच्चा, क्या शिक्षा अर्जित करता है, तो शिक्षा का बहुत ही बड़ा हाथ होता है वृद्धि और विकास में, जिससे हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू, शारीरिक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि का वृद्धि व विकास होता है। तो चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, ये सारे ही विकास जो है हमारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम बारीकी से वृद्धि और विकास को देखते हैं, जब हम बारीकी से दोनों को देखते हैं, तो क्या है इसमें अंतर। वृद्धि अलग चीज है और विकास अलग चीज है। वृद्धि की इंग्लिश होती है ग्रोथ और विकास की डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिफरेंसेस क्या है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं, और फिर डीएलएड का कोर्स कर रहे हो तो एग्जाम में तो आने ही आने हैं सबसे। और हाँ, जब भी मैं एक टिप देना चाहूंगी, जब आप डिफरेंसेस याद करते हो ना, आपको सिर्फ एक चीज याद करनी होती है। अगर आपको किसी एक चीज के सारे पॉइंट्स याद है ना, तो दूसरा आप इजीली कर लोगे, बिल्कुल इजीली। जैसे अब यहाँ करते हैं, वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है, परिमाण संबंधी परिवर्तन। भाई देखो, परिवर्तन तो दोनों है, चाहे विकास हो या वृद्धि, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर वृद्धि की बात करते हैं तो ये परिमाण संबंधी परिवर्तन है। परिमाण वो होता है जिसको नापा जा सके, जैसे कि आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में आने वाला परिवर्तन। जब एक व्यक्ति का आकार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है या वेट बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि ये वृद्धि कर रहा है। वहीं अगर विकास की बात करें तो कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति। जब वो कार्य करने में क्षमता रखता है और कार्य को बहुत अच्छे से कुशलता से करता है और उसका व्यवहार यानी बिहेवियर बहुत अच्छा हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि वो विकास भी कर रहा है। दूसरी बात, वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण है। जो वृद्धि है हमारा, ये विकास के अंदर आने वाला एक छोटा सा चरण है। ठीक है, इसका मतलब विकास शब्द अपने आप में विस्तृत है। अगर हम वृद्धि और विकास का कंपेयर करें तो विकास बहुत बड़ी चीज है। वृद्धि तो एक टाइम पे आके रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, बहुत बड़ी चीज है। तो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है, ये तो सिर्फ एक चरण है विकास का। ठीक है, तीसरी बात करें, शरीर में होने वाला परिवर्तन। अगर सीधी सी बात करें तो वृद्धि क्या है, शरीर में होने वाला परिवर्तन ही तो है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में परिवर्तन। वहीं अगर विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति में आने वाला संपूर्ण परिवर्तन, व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, वो विकास कहलाता है। ठीक है, चौथी बात, आजीवन नहीं चलती। क्या, वृद्धि क्या है, आजीवन नहीं चलेगी। आपका शरीर पूरी जिंदगी बढ़ता ही नहीं रहेगा, वजन बढ़ता ही नहीं रहेगा,
आपके हाथ लंबे ही नहीं होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वृद्धि है ना वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, ठीक है। और जो ये हमारा विकास है ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, ये बहुत आता है, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब ये होता है आजीवन चलने वाला चीज। जो विकास है आप जिंदगी भर, चाहे आप बूढ़े भी हो रहे हो ना, आप अपने अंदर विकास ला सकते हो, ऐसे परिवर्तन ला सकते हो जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हों। जैसे आप किताबें पढ़ो, आप राइटर बन रहे हो, आप दूसरों को समझा रहे हो, आपके हाथ तो लंबे नहीं हो रहे हैं, आपका पैर तो लंबा नहीं हो रहा है, वो तो वृद्धि में हुआ ना, और जब तक होना था हुआ और अब तो नहीं हो रहा। तो विकास और वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है अगर देखा जाए तो। पांचवी बात कि मापना संभव है वृद्धि को, बिना विशेष प्रयास भी ये बढ़ता है। देखिए बात करते हैं वृद्धि की, तो ये होती है क्वांटिटी, और जब हम क्वांटिटी बोल रहे हैं ना, दैट्स मीन हम उसको नाप सकते हैं कि हाँ भाई इतने सालों में ये इतना सेंटीमीटर बढ़ा है, अच्छा 2 सालों में इसका इतना वजन बढ़ा है, नाप सकते हैं ना, तो इसको नापा जा सकता है। और एक बात कि इसमें कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपका शरीर बढ़ना है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि आप ठीक से खा पी नहीं रहे हो तो आपका शरीर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और यहीं अगर विकास की बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है, क्योंकि ये क्वालिटी है। क्या किसी के गुणों को नापा जा सकता है कि वो कितना अच्छा है? हाँ भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बोल सकते हो, ये तो नहीं बोल सकते ना कि 2 किलो अच्छा है या 5 किलो अच्छा है। तो बेसिकली ये 5 डिफरेंसेस ऐसे हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनों का मापन। अब देखो हमने कहा वृद्धि और विकास क्या है, परिवर्तन है, तो इसको नापने का या मापने का कोई तो जरिया होगा ना, कि कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे शिक्षाविद हुए हैं हरलॉट, जिनका नाम हरलॉट है। बात है 1950-60, इन्होंने क्या किया, 4 वर्ड डिसाइड किए, 4 क्लासिफिकेशंस, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने जो है वृद्धि और विकास को, परिवर्तनों को मापने का जो है आयाम दिया। पहली बात आकार में परिवर्तन, अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है तो वृद्धि और विकास हो रही है। अनुपात में परिवर्तन, प्रोपोर्शनली यानी शरीर और मानसिक दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं। तीसरा पुराने लक्षण लुप्त होना, जैसे विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है बच्चा, तो जो पुरानी आदतें हैं या पुरानी बातें वो भूल जाता है और नई चीजें गेन कर लेता है। उसके बाद नए लक्षण प्रकट होना, वही जो मैंने अभी भी समझाया। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, ये हरलॉक ने 1956 में दिया था। ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, ये वृद्धि या सिर्फ विकास के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विकास की अवस्थाएं। अब देखो बेसिकली क्या था, वृद्धि हमने पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ा कि वृद्धि तो सिर्फ एक छोटा सा चरण है, विकास बहुत बड़ा है, तो विकास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आती है विकास की अवस्थाएं, कि विकास की कैसी कैसी अवस्थाएं हैं, कब कब विकास होता है और कितना होता है। तो इसका भी वर्गीकरण किया गया है 5 भागों में। पहला होता है गर्भकाल, जो कि जन्म तक है। गर्भ में जब बच्चा है, जब तक उसका जन्म नहीं हो रहा है वो गर्भ में है, और तब तक जो उसका विकास होगा वो उसका गर्भकाल कहलाएगा। दूसरा आता है शिशुकाल, अब जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद 3 वर्ष तक जब वो अपने परिवार और समाज के बीच में रहता है तो वो क्या होता है, उसका शिशुकाल चल रहा होता है। तीसरा है बाल्यकाल, 3 के बाद 4 साल का बच्चा होता है, थोड़ा उठने बैठने खड़े होने खेलने लगता है अपने दोस्तों वगैरह में, तो वो क्या हो जाता है, बाल्यकाल में प्रवेश कर जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो बाल्यकाल है इसके भी 2 पार्ट हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। एक होता है पूर्व बाल्यकाल, 15 वीडियो ऐसी दे दूंगा, 15 वीडियो कि 25 के शुरुआत में अगर यूट्यूबर नहीं बने ना तो कमेंट में पूर्व, और एक होता है उत्तर बाल्यकाल। पूर्व का मतलब पहले वाला बाल्यकाल और उत्तर यानी बाद का। तो पूर्व में क्या आता है 4 से 6 साल, क्योंकि ये 4 से 12 है ना टोटल, और उत्तर में 7 से 12। बस आपको इतना याद रखना है कि बाल्यकाल में 2 डिवाइडेड और हैं, पूर्व और उत्तर बाल्यकाल। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो इसे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। 12 के बाद जब हमारा टीनेज शुरू हो जाता है, 13 से 19 तक, ये हमारी एज होती है किशोरावस्था की, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास हो रहा होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे चैप्टर में। 5वां है प्रौढ़ावस्था, जब हमारा टीनेज खत्म हो जाता है हम प्रौढ़ हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं एक तरह से, और 20 साल से लेकर मृत्यु तक की अवस्था को इसके अंदर रखा जाता है। तो ये थे हमारे 5 विकास की अवस्थाएं। चलिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार लगा के लिखा हुआ है, इसे समझ लें तो अच्छा है, कि जो पहली और अंतिम अवस्था होती है, पहली और अंतिम अवस्था, देखिए पहली अवस्था क्या थी, गर्भाकाल यानी अभी जन्म नहीं हुआ बच्चे का। 5वीं क्या है, प्रौढ़ावस्था, 20 साल के बाद वाली। तो जो ये पहली और अंतिम अवस्था है ये शिक्षा से परे है। अब ये बताओ जब बच्चा गर्भ के अंदर है तो क्या वो स्कूल जाएगा? नहीं ना, वो टीचर से रिलेटेड नहीं है अभी। और 20 साल के बाद तो वैसे भी हमारा जो स्कूल लाइफ है वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाती है, कईयों के तो कॉलेज भी हो जाते हैं। तो ये 2 अवस्थाएं जो हैं हमारे शिक्षा से हटके हैं थोड़ा सा, इसलिए शेष 3 अवस्थाओं को ही विशेष अध्ययन किया जाता है। जब हम कोई भी एजुकेशनल या टीचर वाला कोर्स करते हैं तो बेसिकली हम 3 अवस्थाओं को ज़्यादा पढ़ते हैं। कौन कौन सी? ये बीच वाली 3, शिशुकाल, बाल्यकाल और किशोरावस्था।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि गर्भकाल और प्रौढ़ावस्था को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पढ़ना है। अब आता है वृद्धि व विकास के आयाम। देखिए, वृद्धि और विकास के आयाम मीन्स ये वृद्धि और विकास किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहला, अब ये देखो, वृद्धि या विकास एक की बात नहीं हो रही, हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो वृद्धि और विकास में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि में शारीरिक विकास होता है ना, ठीक है। ज्ञानात्मक विकास, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानात्मक किसमें आ गया, विकास में आ गया, ठीक है। संवेगात्मक विकास, संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशंस, भावनाएं, इमोशनल हो जाते हैं हम भावनाओं से जुड़ने लग जाते हैं, माता पिता से जुड़ने लग जाते हैं। फिर आगे आता है नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी जो नैतिक जो उद्देश्य होते हैं या फिर आदेश जो निर्देश होते हैं, नैतिकता जो होती है, नैतिकता की बातें जो होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को समझाते हैं सच बोलो, झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो, ये सब नैतिकता ही तो होती है। और इन्हें सीखने से क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है, यानी जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, समाज में मिलेगा तो उसका सामाजिक विकास होता है, परिवार, बाहर में पड़ोस, स्कूल में, विद्यालय में अदर बच्चे मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है भाषात्मक विकास, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो बच्चा जिस क्षेत्र में पैदा होता है वो वही भाषा को गेन कर लेता है, तो उसका भाषा का विकास अपने आप ही हो जाता है, हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कोई और भाषा सीखना चाहे तो सीख सकता है। जैसे अब ये देखो, अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हो रहा है तो वो अपने आप ही हिंदी बोलने लगेगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम पानी को पानी बोलो, क्योंकि लोगों के बीच रहते रहते उसकी भाषा का विकास भी हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स है जिन पर ये काम करता है, जिनसे इनको फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो वृद्धि है और विकास है इसमें निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। निरंतरता होती है और होनी भी चाहिए, ये नहीं कि एक टाइम पे आके रुक गए, 10वीं कर ली रुक गए, 12वीं कर ली रुक गए, या एक किताब पढ़ ली छोड़ो अब नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। और शारीरिक रूप से भी ये नहीं कि आपके हाथ लंबे हो जाएंगे, लेकिन आपको स्वस्थ तो रहना होगा ना, तो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, ये इसका एक सिद्धांत है। दूसरी बात, वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं रहती, वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं होती। डेफिनेटली हो सकता है कि कोई बच्चा वृद्धि नहीं कर पा रहा है, मान लो उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है ना, क्योंकि इन दोनों का ही जो है ना अलग अलग रूट है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है देख नहीं सकता लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी गेन करता है चीज़ों को। हाँ, ठीक है, तो वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं होती। तीसरी बात, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत। जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो एक सिद्धांत है व्यक्ति अंतर। हमें यह ध्यान में रखना होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। व्यक्तिक अंतर, हम हर किसी से सेम क्षमता या फिर उसकी जो है नहीं रख सकते कि हाँ, अगर मान लो कई बार तो ये होता है कि अगर किसी बच्चे का एज अलग है, किसी बच्चे का एज अलग है, तो हमें दोनों का अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होगा ना। या कोई बच्चा किसी दूसरे स्थान से आता है, कोई दूसरे स्थान से आता है, तो तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटल। और ये बात किसको ध्यान रखनी होती है, एक शिक्षक को, हम लोगों को, क्योंकि हम शिक्षक की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हम पढ़ाएंगे आगे बच्चों को, तो ये आगे इसका टॉपिक भी आएगा इसी चैप्टर में, ठीक है। विकास क्रम की एक रूपता। अब हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो विकास का क्रम है उसमें एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेकंड क्लास में बच्चा कुछ पढ़ रहा है, उसके बाद थर्ड में वो उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, फोर्थ में थोड़ा और बढ़ जाता है, ये तो हमारी स्कूली पढ़ाई है या किताबें हैं। लेकिन जो विकास है हमारा, वृद्धि और विकास है, उसमें भी एक रूपता होनी बहुत ज़रूरी है और हमें धीरे धीरे बच्चों को इसी के लिए तैयार करना होता है। पांचवी बात, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेफिनेटली जो विकास है, मान लो सामान्य से हम विकास क्यों करेंगे, हम परिवर्तन क्यों लाएंगे और कौन से परिवर्तन लाएंगे, भाई पॉजिटिव ही लाएंगे ना, नेगेटिव परिवर्तन लाने का तो कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं, यानी पहले हम नॉर्मल पीपल हैं लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो हम स्पेशल बनते जा रहे हैं, नॉर्मल से स्पेशल की लाइन में जा रहे हैं, यानी सामान्य से विशेष बन रहे हैं, ठीक है। छठी बात, एकीकरण का सिद्धांत। ये चीज़ भी जरूरी होती है, एकीकरण का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास 4th क्लास है, अब 4th क्लास के बच्चे आपके सामने बैठे हैं, तो उस क्लास में हर बच्चे का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं एक रूपता में होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो क्लास स्टैंड करती है 4 के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4th क्लास है लेकिन एक बच्चा इतना डल है, उसको कुछ नहीं आता है, उसका बेसिक ही कमजोर है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बात आती है 7वीं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अभी परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, तो आ जाओ भाई, ऊपर के 4-5 शब्द जो मैंने बताए थे, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, ठीक है, शारीरिक, इन सबका क्या है, आपस में संबंध है, बिल्कुल संबंध है। हालांकि वृद्धि और विकास में थोड़े अंतर हैं लेकिन इनका आपस में संबंध भी है। अब ये देखो, एक बच्चा है जो खूब पढ़ता है लेकिन
हो सकता है कि उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा, वृद्धि नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ बैठी रहती है और फिर वो पढ़ाई पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे नैतिकता, समाज और मानसिक, शारीरिक, इन सब में ना परस्पर संबंध होना बहुत ज़रूरी है। परस्पर संबंध यानी अच्छे से मेल बैठना चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। 8वीं बात, विकास की भविष्यवाणी संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। आप एक बच्चे को, अगर आज किसी बच्चे का आप मानसिक संतुलन देखते हैं या पढ़ाई देखते हैं तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा तो तेज है, ये आगे निकल जाएगा। टीचर्स बोलते हैं ना कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये जरूर कुछ बनेगी। तो ऐसे भविष्यवाणी विकास की जा सकती है। वृद्धि की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। उसमें ये होता है कि मान लो आप किसी बच्चे का एक्सरे निकलवाते हो हाथ का, उसका सब कुछ नॉर्मल है, तो हम भविष्यवाणी कर देंगे कि हाँ आगे चल के इसका सब कुछ सही रहेगा। या कुछ डैमेज है तो हम ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं, कोई ना कोई दिक्कत आगे आ सकती है इसकी वृद्धि में। चलिए, 9वीं बात, विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास की दिशा क्या है, कैसे होता है विकास, किस दिशा में होता है, कहाँ से कहाँ जाता है। जब हम विकास की दिशा की बात करते हैं तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कैपेचालो टोडाल और दूसरा आता है प्रॉक्सिमो डिस्टाल इंग्लिश में। तो जो ये हमारा कैपेचालो टोडाल होता है, इसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये दिशा हो रही है, दिशा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सिर से पैर। बच्चा छोटा है, क्या करता है, पहले हाथ पैर मारता है, मुंह से बोलता है, बोलता नहीं है, मुंह चलाता है, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन देता है। देन बाद में वो पैरों तक आता है। पैरों पे चलना कब सीखता है, वो एकदम जब 3 साल 4 साल का हो जाता है तब। तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये तो था हमारा ये। दूसरी बात, केंद्र से बाहर की ओर विकास, प्रॉक्सिमो डिस्टाल की बात करते हैं। तो केंद्र यानी अंदर, अंदर से क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है हमारा मिड का बिंदु, और वहां से क्या होता है, बाहर की ओर विकास करता है बच्चा। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी है पिछली, उसे सीधी करना, देन घूमना, तो फिर हाथों को चलाना, चीजें उठा के फेंकना। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर विकास। चलिए, 10वीं बात, विकास लंबवत या सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। यही वाली बात है, वर्तुलाकार का मतलब ऐसे गोल गोल होता है। जब विकास होने लगता है तो फिर चारों तरफ से विकास होना चालू हो जाता है, ठीक है। 11th, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम, कि जो विकास और वृद्धि है इसमें वंशानुक्रम और वातावरण से मिला जुला रूप बच्चे में आता है, कि उसके पूर्वज कैसे थे, क्या उसके दादाजी डॉक्टर थे, क्या उसके पापा बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो फिर बच्चा भी हो जाता है। क्या उसके पापा का आंखों का रंग नीला है तो बच्चे का भी आने असंभव है। और दूसरा वातावरण, कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, क्या वो अच्छे लोगों के बीच रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में सीरियस हो और अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देना चाहते हो, यहाँ तक हमारा वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है वृद्धि व विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, कि आखिर हम इस शिक्षा में जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर हम वृद्धि और विकास को क्यों पढ़ रहे हैं, शिक्षा में इसकी क्या जरूरत है, हम टीचर्स को क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ये सबसे पहली बात, व्यक्ति अंतर को पहचानना, क्योंकि आगे चल के हमें ही इन बच्चों को पढ़ाना है, तो हम व्यक्तिगत अंतर पहचान सकें कि कौन से बच्चे में क्या कमी है और कौन से बच्चे में क्या कमी है, और फिर हम उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे सकें। दूसरा, वृद्धि व विकास की भविष्यवाणी। एक टीचर को ज़्यादा पता होता है बजाय पेरेंट्स के कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा या क्या बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ होता है, हम उसका वृद्धि और विकास देखते हैं, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तीसरी बात, एक ही जाति में वृद्धि व विकास की मापन शक्ति। एक ही जाति, जैसे मैंने क्लास 4 का एग्जाम्पल दिया था कि एक ही लेवल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या है, मापन शक्ति हमें मिल जाती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को सिद्धांत से, कि हाँ किस बच्चे में क्या कमी है। अगर हम मापे तो कौन सा बच्चा ऊपर जाएगा और कौन सा बच्चा नीचे, वही जो क्लास में डिवीजन होता है 1st, 2nd, 3rd वाला। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बच्चे के सर्वांगीण विकास की, ना केवल मार्क्स की, ठीक है। अगली बात, मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक और सामाजिक परस्पर संबंध को समझना। ऊपर भी समझाया मैंने, हमें बच्चे की मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक और सामाजिक सारे ही संबंधों को अच्छे से समझ के और एक साथ आगे ले जाना होता है। 5वां, वातावरण और वंशानुक्रम को जानकर बेहतर बनाना और आवश्यक सुधार लाना। हमें ये देखना कि उसका वातावरण कैसा है और क्या उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्या उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, क्या उसका पड़ोस अच्छा है, क्या उसके दादाजी अच्छे हैं, क्या वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना होता है और फिर उसमें सुधार या फिर बदलाव लाना होता है। तो ये एक टीचर तभी करता है जब वो शिक्षा के अंदर शैक्षिक महत्व को पढ़ता है और समझता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए, जुड़े रहिए। आगे भी ये चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर्स आगे के आते रहेंगे, क्योंकि अब तो पूरा कोर्स ही होना है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन आपको दी जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे